वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ जमीन की तैयारी की खेती के लिए। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मैं ज्यादा पढ़ूंगा नहीं। आज जल्दी इसको आप देख लेना। क्यों सॉइल जमीन की तैयारी जरूरी है? जमीन की तैयारी जरूरी है क्योंकि खेती के लिए एक फलद्रुप आदर्श जमीन तैयार करनी है जिससे हम खेती में नफा कर सके, प्रॉफिट कर सके। दूसरा, इसलिए खेती की जमीन की तैयारी जरूरी है क्योंकि ऐसी बेस्ट कंडीशन बनानी है ताकि जो हम बीज लगाएं वो अच्छी तरह उगे। अगर हम कोई पौधा लगा रहे हैं तो वो पौधा भी फर्स्ट क्लास लग जाए। अ, जमीन के अंदर जो भी अच्छे तत्व हैं उनको डेवलप करने के लिए भी जमीन की तैयारी करनी पड़ती है। जो खरपतवार पिछले क्रॉप के अंदर हमारे डेवलप हुए हैं उनको नियंत्रण करने के लिए भी जमीन की तैयारी जरूरी होती है। जमीन का तैयारी इसलिए भी चाहिए कि एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आ जाए जिससे सही जिस प्रकार का हम अगली खेती करने वाले हैं उसका उतने गहराई की जमीन तैयार हो जाए ताकि बीज को उगने में, पौधे को तैयार होने में, पनपने में कोई तकलीफ ना पड़े। क्या क्या स्टेप्स होते हैं जमीन की तैयारी के अंदर? पहला तो ये होता है कि जमीन को लूज किया जाता है, मतलब ढीला किया जाता है। दूसरा, अगर आपकी काली जमीन है तो बड़े बड़े जो वो बन जाते हैं, डेफा बोलते हैं हम लोग गुजराती में, तो उनको छोटा टुकड़ा करा जाता है। जो टुकड़े बड़े बड़े हो जाते हैं उनको अलग किया जाता है। बाद में जमीन को दबाया जाता है और उसके बाद में उसका लेवल किया जाता है और उसके बाद में उसे खाद से तैयार किया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है, कौन से साधन से किया जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। प्लाउइंग सबसे पहले कहा जाता है कि प्लाउइंग की जरूरत है। मतलब प्लाउइंग में क्या होता है? लूजिंग ऑफ, जमीन को ढीला करना। मैं इस स्टेज के अंदर जमीन को ढीला किया जाता है और खोदा जाता है। प्लाव जब हम करते हैं तो जमीन ढीली पड़ती है और जो जमीन के अंदर जो अच्छे रिच तत्व हैं वो ऊपर आते हैं। मतलब प्लाव जमीन को नीचे से ऊपर ला देता है। बेनिफिट क्या रहता है प्लाविंग करने का? प्लाविंग के अंदर एक तो जमीन ढीली पड़ती है तो जमीन के अंदर हवा का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। जब हवा अंदर जाती है तब जड़ें गहराई तक जा सकती है पौधे के अंदर और उसकी वजह से पौधे के अंदर ताकत आती है। दूसरा, जमीन जब हम लूज करते हैं, ढीली करते हैं, तो उसकी वजह से जड़ों को भी सांस लेने में बहुत आसानी होती है और उनको पनपने में भी आसानी होती है। जब ऑक्सीजन अंदर जाता है तो अंदर जो जीवाणु रहते हैं, जो अच्छे बेनिफिशियल कीड़े रहते हैं, वो अच्छी तरह पनपते हैं। और उसकी वजह से जो जमीन में कोई भी कच्चा माल होता है उसका आराम से कंपोस्ट में, ह्यूमस के अंदर उसका कन्वर्जन आसानी से हो जाता है। दूसरे बेनिफिट ये रहते हैं पुलाव के कि एक खरपतवार जो रहता है वो दूर हो जाता है। जो भी कच्चा मैन्योर होता है वो अच्छी तरह से घुल मिल जाता है, कंपोस्ट मिल जाता है। दूसरा, जमीन खुली हो जाती है तो क्या बोलते हैं, जो खराब कीड़े होते हैं या पेस्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब प्लाविंग करने के बाद में, नॉर्मली अगर अपने गर्मी के टाइम पे जब प्लाविंग की जाती है, जैसे अभी का मार्च अप्रैल मई का महीना रहता है, तो उसके अंदर एक महीने तक किसान लोग प्लाव करने के बाद जमीन को रख देते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो जो मैंने ये लास्ट पॉइंट बोला है कि इन्फेक्शियस पैथोजन और पेस्ट दूर हो जाते हैं, तो उस समय सूर्य प्रकाश लगने की वजह से एक तरह का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सॉइल सोलराइजेशन हो जाता है। सूर्य प्रकाश उसको मिलता है और खराब जमीन में जितने भी कीड़े और फंगस और वो रहते हैं वो आराम से दूर हो जाते हैं। जमीन सूखी हो जाती है और अगले स्टेज के लिए तैयार हो जाती है। तो प्लाव कैसे किया जाता है? तो ये मेटल का प्लाव है और ये इस तरह से उसको ट्रैक्टर के पीछे बांधा जाता है और जमीन को उल्टा कर दिया जाता है। ये पुराने टाइम का अपना ट्रेडिशनल प्लाव है जो बैल से बांध के किया जाता है। अभी भी काफी सारे गांव के अंदर ये किया जाता है। दूसरा, ये क्या बोलते हैं, हॉ बोलते हैं। इससे भी खरपतवार को दूर किया जाता है। बहुत पुराना साधन है। इस टूल से भी खरपतवार को दूर किया जाता है, इस जमीन को खोदा जाता है। जब पहले जमाने में साधन नहीं हुआ करते थे और आज भी छोटे किसान जिनके पास पे कुछ भी नहीं होता है तो वो इससे अपनी जमीन की तैयारी करते हैं। अब बड़े बड़े जो डेफा, जब आपकी जमीन काली होती है, अगर आपकी जमीन रेताल नहीं है या आपकी पीली मिट्टी नहीं है, तो अगर आप काली मिट्टी है तो आपके जब आप प्लाव करते हैं तो बड़े बड़े पीस निकलते हैं, उसको क्लॉड कहा जाता है। उसको पहले छोटा किया जाता है।
क्लॉड को छोटा करने के पर्पस ये रहता है कि एक दानेदार स्वरूप में जमीन हो जाए। दानेदार स्वरूप में होती है तो ही सभी प्रकार के खेती के जो प्रोसेस रहते हैं वो करने में आसानी रहती है। उसे करने के लिए, क्लॉड करने के लिए कल्टीवेटर या डिश हैरो का इस्तेमाल किया जाता है। अगर जमीन नरम होती है तो कल्टीवेटर से भी काम हो जाता है। जमीन नरम रहती है तो कई बार हमें प्लाव भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर काली जमीन है, अगर आपकी एकदम क्या बोलते हैं पत्थर जैसी जमीन है, तो आपको डिश हैरो पहले लगाना पड़ता है, उसके बाद आपको कल्टीवेटर लगाना पड़ता है। डिश हैरो क्या है, कल्टीवेटर क्या है, आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। जनरली ज्यादातर ऐसा काली जमीन के लिए एक प्लाव लगाने के बाद में ही इनको चला जाता है। जैसे मैंने आगे बताया कि कई बार डायरेक्ट अगर जमीन नरम है तो डायरेक्ट भी हैरो या कल्टीवेटर लगाया जाता है जमीन को साफ करने के लिए, और अंदर कुछ पौधे वौधे रहते हैं उसके करने के लिए। तो डिश हैरो जो रहता है वो डिश की तरह गोल गोल घूमता है, तो वो बहुत सारी चीजों को काट डालता है, तो उसके बाद में कुछ भी करना आसान हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि पाव प्लाव के अंदर जमीन का लेवल भी बिगड़ता है, तो कई किसान पलटी प्लाव भी अवॉइड करते हैं कि भाई लेवल ना बिगड़। अब दूसरा, रोटावेटर भी बड़े बड़े डिफे को तोड़ डालता है। रोटावेटर गोल गोल तरह से आगे सभी साधन में दिखाने वाला हूँ अगले वाले साइड में, और बहुत सारे अलग अलग मॉइस्चर लेवल पे काम करता है। और इवन खड़े क्रॉप में भी रोटावेटर्स के जमीन का मतलब बड़े बड़े डिफे को तोड़ने में मदद करता है। तो ये कल्टीवेटर है, ये इस तरह से दांत होते हैं। नॉर्मल ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है, ये जमीन को खोद डालता है। जब ये खोदता है तो जो खरपतवार जमीन में रहती है वो सारी की सारी निकल जाती है। और कल्टीवेटर नॉर्मली एक्सपेंसिव रहता है ट्रेडिशनल मेथड से, लेकिन बहुत सारा टाइम और लेबर बचता है उसकी वजह से। फिर ये डिश हैरो है, ये काट डालता है, जमीन को काट डालता है, खरपतवार को काट डालता है, पौधों को काट डालता है। जैसे बोला, कई बार पहले भी लगाया जाता है, कई बार प्लाव लगाने के बाद लगाया जाता है। ये नॉर्मली उधर प्लाव टिलिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है कि जहाँ पर किसी भी क्रॉप को कटिंग करने की जरूरत है या दूर करने की जरूरत है, खरपतवार को दूर करने की जरूरत है। नॉर्मली डिश हैरो को प्लाविंग से पहले भी किया जाता है और प्लाविंग के बाद भी किया जाता है, दोनों तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी जमीन कैसी है और आपको कैसी जरूरत है। रोटावेटर, रोटावेटर भी एक टीलिंग करने की साधन है। नॉर्मली उसमें फायदा ये होता है कि अगर आपको रेस बेड बनाना है या बहुत नरम जमीन करनी है तो वो जल्दी से कर डालता है। नॉर्मल मैं कई बार काली जमीन रहती है तो इसको मना भी करता हूँ, क्योंकि जब ये एक्चुअली जमीन को नीचे से काट डालता है, तो जो नीचे के भाग से वो काटता है तो वो जमीन पूरी की पूरी टाइट हो जाती है। तो इसलिए कई बार मैं बोलता हूँ कि रोटावेटर की जब जरूरत पड़े तभी उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी धार से जमीन इम्पैक्ट हो जाती है, वो जमीन को ऊपर फेंकती है। मतलब कि अगर आपका छोटे पौधे रहते हैं तो ये यूज करना अच्छी बात है, लेकिन जब जिसकी जड़ें बहुत गहरी जाने वाली हो तो उसमें रोटावेटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद में एक बार हमारा जमीन खेड़ा गई, खेड़ कर ली, उसके उसको लेवलिंग करने की जरूरत है। इसको नॉर्मली हिंदी में सुपड़ी भी कहा जाता है। तो जमीन जब हम अलग कर डालते हैं तो बहुत मानसून से पहले बहुत हवा भी चलती है। लेवलिंग अगर नहीं की जाती है तो वो बहुत सारी रेती टाइप की जगह सॉइल रहती है, तो वो उड़ने का डर रहता है, इसलिए लेवलिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। लेवलिंग से ये क्या होता है कि पानी देना एकदम आसान हो जाता है। पानी हर जगह पर जैसे हम चाहते हैं वैसे जा सकता है, कहीं भी पानी भरता नहीं है। नॉर्मली लेवलिंग इस तरह के मेटल वाले लेवलर से भी किया जाता है, और लकड़ के भी लेवलर आते हैं, तो उसको कैसे ट्रैक्टर पे बांध दिया जाता है और लेवलिंग की जाती है। उसके बाद का जो लास्ट स्टेज रहता है कि वो खाद खाद देकर जमीन को तैयार करना है। नॉर्मली प्लाविंग और लेवलिंग के बाद में खाद दिया जाता है, वो लास्ट स्टेज रहती है जमीन तैयारी की। खाद की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन रहते हैं वो अगर शुरू में मिल जाते हैं तो अच्छा रहता है। नॉर्मली 3 तरह की खाद रहती है, रासायनिक खाद, ऑर्गेनिक खाद और जैविक खाद। हम बोलते हैं कि तीनों के तीनों आपको देनी चाहिए। रासायनिक के अंदर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, तीनों के तीनों न्यूट्रिएंट मिलते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी भी रिकमेंड करती है कि आपको बेसल डोज में शुरुआत में आपको डीएपी, एमओपी देना चाहिए, तो वो आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ में आपको ऑर्गेनिक मैन्योर एक अच्छी तरह से पूरे तरह से बना हुआ कंपोस्ट देना चाहिए, जिसकी वजह से सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, कार्बन ऐड होता है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो सेट होता है, हवा आती है, ह्यूमस बहुत सारा ऐड होता है,
पानी को मॉइस्चर रिटेंशन के लिए मदद करती है। साथ में जैविक खाद देते हैं, तो जो हमने डीएपी दिया है और एमओपी दिया है, तो उनका सॉल्युबलाइजिंग आसान से होता है। जमीन के अंदर जो कुछ भी इनसॉल्युबल फॉर्म में पड़ा होता है वो भी सॉल्युबल हो जाता है। हम रिकमेंड करते हैं कि आपको माइक्रोब 2 से 4 किलो, माइक्रोब्स के अंदर सभी तरह के बायो फर्टिलाइजर आते हैं, जैसे 3 तरह के नाइट्रोजन मिक्सिंग बैक्टीरिया आते हैं, एजोटोबैक्टर, एसिडोबैक्टर, राइजोबियम, फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, सल्फर, सिलिकॉन, बोरॉन, जिंक, आयरन, मोलिब्डेनम, इन सब को सॉल्युबलाइज करने की बैक्टीरिया आते हैं। वेमोस पी जो 100 आईपी का प्रति ग्राम का माइक्रोराइजा है, 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ में आपको देना चाहिए। इससे जड़ें बहुत अच्छी बनती हैं। दूसरा, फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग का भी ये काम करता है। तीसरा, साथ में देना चाहिए मार्वल जी 10 किलो प्रति एकड़। ये कॉम्बिनेशन है बायो फर्टिलाइजर्स का, साथ में इसके अंदर यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, एमिनो एसिड, सीवीड। तो इसके साथ में 5 से 15 टन जितना आपको अच्छी तरह से कंपोस्ट किया हुआ ऑर्गेनिक खाद देना है। साथ में अगर आप चाहते हैं बेजल डोज के अंदर डीएपी, एमओपी, वो भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जमीन पूरी अच्छी तरह से तैयार हो जाती है। अंत तक ये वीडियो देखने के लिए खूब खूब शुक्रिया। ऐसे मैं रेगुलरली छोटी छोटी वीडियो अब लाने वाला हूँ, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको मालूम पड़े आपका नया वीडियो आ रहा है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर बेल बटन दबाकर, यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं, कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि हमारे नए नए वीडियो आते रहते हैं। खूब शुक्रिया मित्रों।